नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम MPPSC 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति एवं इतिहास के टॉपिक को कवर कर रहे थे। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के साथ साथ मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास और मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया था। अब हम मध्य प्रदेश के राजपूत काल को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने गुर्जर प्रतिहार, परमार वंश, साथ साथ चंदेल वंश, कलचुरी वंश को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे दो राजपूत काल और बचे हुए हैं, एक तोमर वंश और एक कच्छ पगाद वंश। दोनों वंशों के बारे में पढ़ने के बाद हमारा राजपूत काल भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम चालू करेंगे मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, जिसकी 3 से 4 क्लास लगेगी। यानी अगले वीक तक हम क्या कर लेंगे, मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और इतिहास वाला टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो जनजातीय कला है, संस्कृति है, उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कभी आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप MPPSC 2026 कर एक प्लेलिस्ट देखेंगे। उसमें आप जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो देखिए, हम मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ रहे हैं, प्रमुख राजवंशों की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे तोमर राजवंश के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम राजपूत काल पढ़ रहे थे। राजपूत काल में हमने गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, परमार, कलचुरी वंश को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे तोमर वंश की, जिसमें हम पढ़ेंगे वीर सिंह तोमर के बारे में और साथ साथ मान सिंह तोमर के बारे में। और मान सिंह और वीर सिंह तोमर से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक बार हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो देखिए, तोमर राजवंश हमें देखने को मिलता सर ग्वालियर वाले क्षेत्र में। और सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि सबसे पहले दिल्ली वाले क्षेत्र में हमें तोमर राजवंश देखने को मिलता है। वहीं पर तोमर राजवंश की स्थापना की जाती है और तोमरों के द्वारा ही दिल्ली की स्थापना की गई थी। अब जैसे जैसे भारत में मुस्लिम शासक आना चालू होते हैं, वैसे वैसे तोमर राजवंश की शक्तियाँ कम होती जाती हैं और ये कमज़ोर पड़ते जाते हैं। तो उसके बाद यह दिल्ली से किस तरफ मूव करते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और चंबल नदी पार करके यह ग्वालियर के गोपांचल पर्वत के पास अपना राजवंश स्थापित करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और यहीं पर ये आगे चलकर मध्यकाल में अपना एक शक्तिशाली राजवंश को स्थापित करते हैं। तो देखिए, तोमर राजवंश मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में स्थापित हुआ था, विशेष रूप से ग्वालियर। कभी हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर मुरैना वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से तोमर राजाओं का बहुत ज़्यादा क्या रहा है, बहुत ज़्यादा दिनों तक शासन रहा। इस वंश की स्थापना वीर सिंह देव द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, MPPSC ने पूछा है कि मध्य प्रदेश में तोमर राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर की थी किसके द्वारा, राजा वीर सिंह देव के द्वारा मध्य प्रदेश में तोमर राजवंश की स्थापना की गई थी। अब इन्होंने कब की थी, तो इन्होंने करी थी 1398 में। कब की थी, 1398 में इस वंश की स्थापना की थी। दोनों चीज़ पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखना है। वीर सिंह देव के बाद शासक बनते हैं उदरण देव और उसके बाद बनते हैं विक्रम देव, जिन्हें बोरम देव के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए, विक्रम देव की हम बात करते हैं तो विक्रम देव के शासनकाल में 1402 में नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के सेनापति मल्लू इकबाल खान ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, परंतु वह क्या रहा, असफल रहा। परंतु 1403 में धौलपुर के निकट विक्रम देव ने मल्लू इकबाल खान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसके बावजूद 1404-1408 के बीच विक्रम देव ने पलटवार कर मल्लू इकबाल खां को परास्त कर ग्वालियर पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो देखिए, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का एक सेनापति था मल्लू इकबाल खां। उसने ग्वालियर को जीतने के लिए सबसे पहले किस पे आक्रमण किया, विक्रम देव के ऊपर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, जीत नहीं पाया। फिर परंतु उसने वापस आक्रमण किया तो उसने जीत लिया था। परंतु मल्लू विक्रम देव वापस पलटवार करते हैं और मल्लू इकबाल खां को हराने के बाद वह वापस से किस पर, ग्वालियर पे अधिकार कर लेते हैं। अब देखिए, हम एक एक करके सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीर सिंह देव तोमर के बारे में।
तो देखिए बीर सिंह देव तोमर की बात करते हैं तो यह ग्वालियर वंश के संस्थापक थे। इनके द्वारा 21 सितंबर 1388 ईस्वी को ग्वालियर क्षेत्र में या गोपांचल पर्वत के ऊपर तोमर राजवंश की स्थापना की गई थी। ये भैया बहुत बड़े ज्ञाता थे, ये आयुर्वेदिक के ज्ञाता थे, इन्हें संस्कृत आते थे, ये संस्कृत के पंडित के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यह साहित्य में भी अपनी रुचि दिखाते थे और बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे। इनके द्वारा दो प्रमुख पुस्तक वीर सिंहावलोक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये दोनों पुस्तक लिखी गई थी वीर सिंह देव के द्वारा। वीर सिंह देव ग्रंथ की रचना में इन्होंने बताया कि चंबल घाटी क्षेत्र में एसहा जिला मुरैना के ये राय हुआ करते थे। पहले इन्होंने बताया कि ये तोमर राजवंश की स्थापना से पहले कहाँ के चंबल घाटी क्षेत्र में एसहा नामक जगह आता है, जो कहाँ पर पड़ता है? मुरैना वाले क्षेत्र में पड़ता है। और एसहा के ये पहले क्या थे? तो पहले ये राय हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और क्या बना लिया? इन्होंने तोमर राजवंश की वहाँ पर स्थापना की। ठीक है, फिर देखिए ये इनके दरबार में बहुत सारे संगीतकार भी रहा करते थे, क्योंकि ये साहित्य प्रेमी थे, संगीतकार प्रेमी थे, यानी सांस्कृतिक रूप से ये अपने राज्य को संपन्न रखना चाहते थे। इनके दरबार में संगीताचार्य दामोदर भट्ट रहा करते थे और दामोदर भट्ट द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम था संगीत दर्पण। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी ने पूछा है। और वीर सिंह वहालोक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी के बारे में भी पूछा है। राजनीतिक उपलब्धि की हम बात करते हैं तो ग्वालियर दुर्ग पे ध्वज फहराने वाले प्रथम तोमर शासक थे। दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को भी इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। आगे हम अगले राजा पे चलें उससे पहले मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। बेटा यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आपने अभी तक परचेस नहीं की है तो इसे परचेस कर लीजिए। कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है वहाँ एक ऑब्जेक्टिव प्रकार का पेपर है और जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीएससी बाय डीसी सर पर जाकर इनरोल कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर हमसे पूछ सकते हैं। ये बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। एक बार लगा के देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको उसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब वीर सिंह देव के बाद दूसरे राजा बनते हैं डूरंग सिंह देव, जिनको डूगरेंद्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इनके समय में दिल्ली के सुल्तान थे मुबारक शाह। इन्होंने इनके ऊपर दो बार आक्रमण किया। एक बार किया 1425 से लेकर 1427 के बीच, उसके बाद किया 1429 से लेकर 1430, परंतु ये दोनों में क्या हुए? असफल हुए। इनके बहुत अच्छे संबंध, दोस्ती वाले संबंध थे। मेवाड़ के उस टाइम राजा हुआ करते थे राणा कुंभा से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। साथ साथ इनकी जो जैनुल अबिदीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कश्मीर का अकबर बोलते हैं, उनसे भी इनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो इन्होंने जैनुल अबिदीन से इनकी अच्छी दोस्ती थी, तो यह कश्मीर के राजा जैनुल अबिदीन को संगीत चूड़ामणि और संगीत शिरोमणि दोनों ग्रंथ इन्होंने किसको पहुँचाए थे? तो कश्मीर के राजा जैनुल अबिदीन को इनने पहुँचाए थे। अब देखिए 1437 में जो मालवा का शासक हुआ था हुसंग शाह, पढ़ेंगे अभी अपन जब मध्यकालीन पढ़ेंगे, तो हुसंग शाह ने इनके ऊपर एक बार आक्रमण किया और इनसे कुछ संपत्ति लूटी, परंतु वापस से इनके ऊपर जब आक्रमण करता है उसमें डूरंग देव इनको पराजित कर देते हैं और जो हारी हुई संपत्ति है वो वापस से क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। अब देखिए उसी साल क्या होता है, दिल्ली के सुल्तान का शासन रहता है कहाँ पर? नरवर वाले क्षेत्र में। आज की डेट में नरवर पड़ता है हमारे अशोकनगर में। वहाँ पर दिल्ली सुल्तान के एक सेनापति थे बेहर खां, उनका क्या था? शासन हुआ करता था। तो डूरंग देव नरवर पर आक्रमण करते हैं और वहाँ से बहार खां को पराजित कर नरवर को ग्वालियर या तोमर राजवंश के अंतर्गत मिला लेते हैं। इनके दरबार में एक रायदू नामक प्रमुख साहित्यकार या कवि रहा करते थे, जिनके द्वारा दो पुस्तक लिखी गई, सम्मत गुण विधान और पार्श्व प्राण चरित्र, दोनों लिखी गई। अब जैसे डूरंग सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनके बेटे कीर्ति सिंह क्या बनते हैं? ग्वालियर के शासक बनते हैं। कीर्ति सिंह के अंतर्गत जब राजा बनते हैं तो वो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, चंदेरी, नरवर, सोनगिरी, भिंड, मुरैना आदि क्षेत्र को क्या करते हैं? अपने दरबार में शामिल कर लेते हैं या अपने शासन के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं।
1480 में कीर्ति सिंह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र कौन बनते हैं, कल्याणमल शासक बनते हैं। फिर कल्याणमल की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासक बनते हैं राजा मानसिंह। और राजा मानसिंह से एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। जब हम राजा मानसिंह की बात करते हैं तो राजा मानसिंह भैया ग्वालियर के या तोमर राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। यहाँ संगीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। ठीक है, इन्होंने 1486 में क्या करी, सबसे पहले गद्दी संभाली। और इनका शासन कब तक रहा, 1486 से लेकर 1517 तक इनका क्या रहा, ग्वालियर के ऊपर शासन रहा। ये किसके पुत्र थे, तो इनके पिता का नाम था राजा कल्याणमल के यह पुत्र थे। इनके समकालीन कौन थे उस दौरान जब ग्वालियर में तोमर राजवंश का शासन चलता था। उस टाइम दिल्ली पर लोधी शासकों का शासन हुआ करता था और वहाँ के शासक थे इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी। इन दोनों से इन्होंने टक्कर ली, यानी इन दोनों से इनका क्या हुआ था, सामना हुआ था। 1451 में बहलोल लोधी ग्वालियर की सीमा के निकट से गुजरा तो राजा मानसिंह तोमर ने उसे 80 लाख टका उपहार दी थी। ठीक है, ये याद रखना। फिर देखिए 1492 में जब बहलोल लोधी का जो उत्तराधिकारी पुत्र हुआ वो कौन हुए, सिकंदर लोधी। तो क्या हुए, वहाँ ग्वालियर आया, क्योंकि ग्वालियर के बारे में उसने बहुत सुन रखा था। जब वह ग्वालियर आता है तो मानसिंह तोमर उसे क्या करते हैं, खिल्लत प्रदान करते हैं। ठीक है, और फिर मानसिंह तोमर अपने प्रतिनिधि या भतीजे जो थे निहाल सिंह को आगरा सिकंदर लोधी के दरबार में पहुंचाते हैं। यहाँ पर एक बार एमपीपीएससी ने पूछा है कि निहाल सिंह को जो सिकंदर लोधी के दरबार में किसने पहुंचाया था, तो उनका नाम था मानसिंह तोमर। ठीक है, फिर देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर निहाल सिंह जाते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं सिकंदर लोधी या लोधी वंश के राजा। तो यहाँ पर क्या होता है, मानसिंह तोमर और सिकंदर लोधी के बीच में संबंध बिगड़ जाते हैं। अब ग्वालियर में 1501 पर सिकंदर लोधी पहला आक्रमण करता है, परंतु मानसिंह तोमर जो थे बहुत समझदार व्यक्ति थे, वो क्या करते हैं, सिकंदर लोधी को थोड़ा बहुत धन देकर उनके साथ क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बताऊं उससे पहले देखिए हम एक नया बैच लेके आए हैं और हाल ही में सिलेक्टेड हुए हमारे पाल सर और डीसी सर के द्वारा हम एक नया बैच लेके आए हैं। उसका नाम है एमपीपीएससी आंसर राइटिंग प्रोग्राम 3.0। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको मनोज पाल सर और डीसी सर दोनों सिलेक्टेड है, देखिए, और दोनों सिलेक्टेड का मार्गदर्शन मिलने वाला है। इसको आपको ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आपको एमपीपीएससी आंसर राइटिंग प्रोग्राम 3.0 मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 300 रुपये का यह बैच है और 21 सितंबर से चालू होगा, जो कि 35 दिनों तक कंटिन्यू चलेगा। अब देखिए इसमें आपको क्या दिए जाएंगे, सुबह से क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसको आप आंसर राइटिंग में लिख कर हमारे ग्रुप पर सेंड करेंगे। जब आप हमारे ग्रुप में सेंड कर देंगे तो उसे चेक कौन करेंगे, तो उसे चेक किया जाएगा पाल सर और डीसी सर के द्वारा, और जो भी गलतियां होंगी उसे आपको बताया जाएगा। तो उसमें आप सुधार करेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को अभी 2025 का ही मेंस देना है और अधिकतर 2026 का मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए हमारे सामने मार्गदर्शन मनोज पाल सर हैं, जिन्होंने 7 इंटरव्यू दिए। तो 7 बार इंटरव्यू दिए हैं तो उनकी लेखन शैली अच्छी होगी तभी इंटरव्यू दिए हैं, तो उनसे आपको सीखने को मिलेगा। डीसी सर भी सिलेक्टेड है, पहले से उनको लिखना आता है और आपको 1.0 2.0 आंसर राइटिंग प्रोग्राम वो करा चुके हैं। उसमें से आपको समझ में आ चुका होगा क्या है अच्छा क्या है बुरा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और बेटा इसे ज्वाइन जरूर कर लो। एक बार और इन्वेस्टमेंट करो, 3,000 की जगह आपको 90,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। 1-2 साल में जब आप मेंस से लिखेंगे और मेंस में जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये 300 रुपये आपको 90,000 रुपये प्रति माह में बदलते हुए नजर आएंगे। साथ साथ आपके सर के ऊपर एक ताज होगा, एक सिलेक्टेड का, पूरे गांव में आपकी रिस्पेक्ट होगी। तो देखिए इन्वेस्टमेंट से ना घबराएं, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है इन्वेस्टमेंट की, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, जब सिकंदर लोधी के साथ एक बार संधि कर लेते हैं तो 1505 में वापस क्या करता है, सिकंदर लोधी ग्वालियर पर आक्रमण करता है। राजा मानसिंह तोमर क्या करते हैं, धौलपुर की सीमा पर ही लोधी की सेना के आक्रमण को विफल कर देते हैं। और इसमें जो मानसिंह तोमर का साथ देते हैं वो ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला किसका साथ देते हैं, सिकंदर लोधी का साथ देते, सिकंदर लोधी नहीं, मानसिंह तोमर का साथ देते हैं।
फिर देखिए राजा मानसिंह तोमर ओरछा के आने वाले शासकों के साथ भी अपने संबंध अच्छे बना के रखते हैं, जैसे बीर सिंह जूदेवाय, उनके साथ भी उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अब राजा मानसिंह की हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, तो उनकी कितनी थी? कुल 9 रानियाँ थी। सबसे बड़ी रानी का नाम था सुमन मोहिनी, और इनकी जो नबी रानी थी उनका नाम था मृगनयनी, और यह ग्वालियर के गुर्जर वंश से संबंधित हुआ करती थी, गुर्जर जाति की थी, और यहाँ सबसे छोटी रानी थी रानी मृगनयनी। ठीक है, मृगनयनी का जन्म ग्वालियर के समीप राई गांव की गुर्जर जाति में हुआ था। जो मृगनयनी थी वह ब्राह्मणा युवती थी, यानी बहुत शक्तिशाली युवती थी। उनकी वीरता से प्रभावित होकर ही राजा मानसिंह तोमर ने उनसे क्या किया था? विवाह किया था। राजा मानसिंह तोमर इनके सम्मान में या रानी मृगनयनी के लिए ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण कराते हैं। मृगनयनी वीरांगना के साथ साथ एक प्रमुख संगीतकार भी थी, और रानी मृगनयनी ने जो संगीत की शिक्षा ली वो ली सम्राट तानसेन से। संगीत सम्राट तानसेन से इन्होंने क्या ली थी? संगीत की शिक्षा ली थी। राजा मृगनयनी की मुस्लिम दासी हुसैनी से तानसेन ने निकाह किया था और अपना नाम अता अली खान रखा था, याद रखिएगा। रानी मृगनयनी ने सिकंदर लोधी के ग्वालियर पर आक्रमण को विफल करने में राजा मानसिंह तोमर की क्या की थी? मदद की थी। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला प्रेमी शासक थे। इनके शासनकाल में इन्होंने गुजरी महल ग्वालियर में बनवाया, मान मंदिर बनवाया, बादलगढ़ तथा बरई स्थित राजगृह का निर्माण किसने कराया था? राजा मानसिंह तोमर ने कराया। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया, उसका नाम था मान कोतूहाल। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, इनके द्वारा ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया गया था, ऐसा कहा जाता है। राजा मानसिंह तोमर के दरबार में स्वामी हरिदास, बेजू बावरा, कर्ण बख्शु नामक पांडे तथा तानसेन का राजस्व प्राप्त था। रामतनु पांडे, जिसको तानसेन कहा जाता है, ये सभी कहाँ पर रहते थे? राजा मानसिंह के दरबार में रहा करते थे। राजा मानसिंह के तोमर में अब्दुल वाहिद बिलग्राव ने अपनी कृति हकायके हिंदी की रचना की, और बख्शु ने राग हिंदी की रचना की। राजा मानसिंह तोमर की पत्नी मृगनयनी के नाम पर बेजू बावरा ने गुजरी टोडी और मंगल गुजरी रागों की रचना की थी। फिर देखिए 1517 में राजा मानसिंह तोमर की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र बनते हैं विक्रमादित्य, जिसे हम विक्रमजीत सिंह तोमर कहा जाता है। 1518 में इब्राहिम लोदी ग्वालियर दुर्ग पर तोमर शासन की समाप्ति के बाद तातर खां को किले खां बना देता है। जब विक्रमादित्य उनके ऊपर आक्रमण करते हैं इब्राहिम लोदी, और उसमें कौन जीतता है? इब्राहिम लोदी जीत जाता है, और तातर खां को यहाँ का किलेदार बनाकर वापस दिल्ली चला जाता है। फिर ग्वालियर का दुर्ग छोड़कर 1523 में विक्रमादित्य उनके संबंधी अपने चंबल ग्वालियर क्षेत्र में गढ़ियों में चले गए थे। विक्रमादित्य 1524 में आगरा में इब्राहिम लोदी के राज दरबार में पहुंचा, जहां पर जागीरदार बन गया था। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए विक्रमादित्य क्या हो गए थे? विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई थी। प्रथम मुगल शासक बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में स्वयं लिखा है कि सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत नकारगामी हो गया था। ये किस में लिखा है? तो तुजुक ए बाबरी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आज हमारा तोमर राजवंश खत्म हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तोमर राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मैं आपका इंतजार करूँगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।